जो आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जल के उपयोग के उपरांत बची हुई जो गंदे जल होते थे उसको बाहर की ओर निकालने के लिए किस तरह की प्रबंधन की गई थी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो आपको नगर नियोजन की विशेष प्रसिद्धि है, ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास का सिस्टम था यह भी आपको बहुत ही प्रचलित है। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल पर जो अधिकांश भवन होते थे, अधिक से अधिक भवनों में अपना अपना प्राइवेट, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, निजी कुआं होता था और निजी स्नानागार होता था। और भवन के कमरों यानी कि जो भी भवन होते थे उसमें कमरों, रसोई घर और स्नानागार तथा शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। समझ में आ गया होगा कि ये जो भवन होते थे उस भवन में जो शौचालय होते थे, रसोई घर होते थे, स्नानागार होते थे, इस सब से जो आपको अवशेष पानी बचता था, इस पानी को छोटे छोटे नालियों की मदद से गली की नाली में जोड़ दिया जाता था। और गली का जो नाली होता था उसको सड़क में जाकर के जोड़ दिया जाता था। ठीक है, गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों के पत्थरों अथवा शिलाओं के द्वारा ढक दिया जाता था। मतलब कि सड़क, जो मुख्य सड़क होते थे, उस मुख्य सड़क के दोनों ओर नाली बनी होती थी और उस नाली में कोई कूड़ा कचरा जाकर फंस नहीं जाए, उसके लिए जो है उस नाली पर बड़े बड़े पत्थर को क्या कर दिया जाता था, तो रख दिया जाता था और पत्थर रख करके उसको ढक दिया जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद है आपको नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मोखे या मेन होल भी बनाए गए थे। कहने का मतलब नाली जो होता था उस नाली में यदि किसी तरह से कूड़ा कचरा फंस गया हो तो उस कूड़ा कचरा को निकलने के लिए कुछ कुछ दूरी पर जो है सो आपको क्या कर दिया जाता था, तो एक बहुत बड़ा सुराख छोड़ दिया जाता था जिसको हम लोग नरमोखे या मुख होल भी कह सकते हैं। होल का मतलब सुराख होता है। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती थी। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं यह आपको मोहनजोदड़ो के तालाब से पानी निकलने का नाला है। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। मोहनजोदड़ो के तालाब से, मोहनजोदड़ो जो स्थल है उस स्थल के तालाब से पानी निकलने के लिए यह एक प्रकार का नाला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नाला बनाया गया है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं मोहनजोदड़ो के ढके हुए नाले, जिसको पनाले भी कह सकते हैं। पनाले का मतलब हुआ पानी के नाले, इसलिए ये पनाले दिया हुआ है। पनाले और नाले का दृश्य ये जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर से, देखिए ये नाला है, दोनों ओर से ये आपको दीवार बना हुआ है। ये पानी जल निकास की प्रणाली है और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं ताकि इसमें कूड़ा करकट ना फंस जाए, और यदि कूड़ा करकट फंस जाए तो इस पत्थर को हटा करके उसको आसानी से साफ कर दिया जाए। अब हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग 54.86 गुने 33 मीटर में स्थित विशाल स्नानागार है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा लंबाई है 54.86 मीटर और चौड़ाई जो है वो आपको 33 मीटर है। ठीक है, यह एक विशाल स्नानागार है। यह 39 फुट है, 39 फुट लंबा है और 23 फुट जो है वो आपको चौड़ा है और 8 फुट जो है गहरा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्नानागार की जो लंबाई है वो कितनी फुट है, तो 39 फीट है ना। लंबाई कितनी फुट? 39 फीट। चौड़ाई कितनी फुट है? तो 23 फुट है और 8 फुट जो है सो उसकी गहराई है। ठीक है, एक बार बताइए 39, 23, 8 बोलिए। 39, 23, 8 यानी कि लंबाई जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो 39,
23 और 8 में सबसे बड़ा क्या है 39, यानी कि इस स्नानागार की जो लंबाई होगी वो कितनी फीट होगी 39 फीट, चौड़ाई कितनी फीट होगी तो 23 फीट, और उसकी गहराई कितनी होगी तो 8 फीट। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श ईंटों से, कैसी ईंटों से तो पक्की ईंटों से, है ना। स्नानागार की जो फर्श होती थी स्नान करने के लिए, जैसे आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े जो पोखर होते हैं जो स्नान करने के लिए होते हैं मंदिर सब में, तो उसमें देखिएगा कि नीचे में ना एक आपको जो है सो फर्श बना हुआ होता है, ठीक है। और वो फर्श क्या चीज़ का बना होता है पक्की ईंटों का बना होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु, अनुष्ठान का मतलब समझ लीजिए कोई धर्म कार्य में, है ना, जब कोई भी पर्व होता है हिंदू धर्म का तो सब कहाँ जाता है, जैसे छठ होता है कहाँ जाता है नदी में, पोखर में जाता है ना। तो वही बात कर रहा है कि अनुष्ठानिक स्नान हेतु इसका उपयोग होता था। स्नानागार के चारों ओर कमरे और बरामदे थे। स्नानागार जो होता था तो वहाँ पर लोग जो नहा करके आएगा तो कपड़ा कहाँ चेंज करेगा, कमरा में और बरामदा पर जा करके, ठीक है। स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी, और स्नानागार जो होता था उससे उसमें जो अवशेष जल बच जाते थे यूज करने के बाद उसको निकास करने की भी व्यवस्था थी, एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं के द्वारा, ठीक है, स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था, ठीक है। मतलब कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था स्वच्छ पानी को। वस्तुतः यह स्नानागार तत्कालीन उन्नत तकनीक का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है, ठीक है। मार्शल महोदय ने क्या कहा है कि यह विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। किसके बारे में कहा है तो स्नानागार के बारे में, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में कहा है कि विश्व में ये भी एक आश्चर्यजनक निर्माण हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो के घर के भीतर एक छोटा सा कूप है। कूप का मतलब होता है कुआं। ये देखिए ये घर है, और घर ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल सा सर्कल के जैसे नज़र आ रहा है, यह एक प्रकार का कुआं है, एक प्रकार का कूप है। इसमें से जो है सो आपको पानी निकाल करके इसके बाद भोजन के लिए या नहाने के लिए अपने अपने घर में यूज करते थे। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो के स्नानागार की लंबाई कितनी फीट थी 39 फीट, चौड़ाई कितनी थी 23 फीट थी, या फुट कहिए बात बराबर है, और गहराई थी 8 फुट। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा सबसे लंबा होता है लंबाई, उसके बाद जो होता है चौड़ाई, और सबसे छोटा जो होता है वो आपको होती है गहराई। और ये देखिए ये गहराई और चौड़ाई कोई जरूरी नहीं है, गहराई और चौड़ाई कोई जरूरी नहीं है कि इससे मतलब बहुत कम ही होगा, या चौड़ाई और गहराई में कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन लंबाई सबसे अधिक होगा ये निश्चित रूप से है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अन्नागार। और नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि अन्नागार का मतलब अन्न को रखने के लिए जो एक मकान बनाया गया होगा उसको ही हम लोग कहते हैं अन्नागार। देखिए मोहनजोदड़ो में जिस तरह से आपको मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जिस तरह से आपको जो है सो कुआं और जल निकास प्रणाली फेमस थी, ठीक उसी तरह से मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए यह अन्नागार भी बहुत ही ज़्यादा फेमस था। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में जो एक अन्नागार मिला है उसकी लंबाई कितनी है 45.72 मीटर। कितनी लंबाई है 45.72 मीटर। 45.72 मीटर जो है इसकी लंबाई है, वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो 22.86 मीटर इसकी चौड़ाई है। बताइए लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। लंबाई है आपको 45.72 मीटर और चौड़ाई है 22.86 मीटर। बात समझ में आ रहा है। चलिए हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कठोर खोजे गए हैं। कहता है कि हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कठोर खोजे गए हैं। कोठार, कठोर नहीं, कोठार, कोठार समझते हैं ना। जैसे कि बताते हैं आपको हम, ये पहले के समय का घर अगर किसी को होगा तो देखिएगा वो आपको क्या करता है छज्जी टापर बना देता है मिट्टी और बांस से। बिना मिट्टी बांस का ही बनाता है। बात समझ में आ रहा है। तो छज्जी टापर जो बना हुआ उस पर सामान वगैरह रखने के लिए आपको पहले लोग बहुत बनाता था वो चीज। बिल्कुल। तो मेरे पास भी अवेलेबल है अभी वो। तो 2 था तो एक टूट गया, एक है, ठीक है। उसको हम लोग पाठ बोलते हैं।
ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं आगे। तो वही कहता है कि हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कठोर खोजे गए हैं। धान कठोर का मतलब धान रखने के लिए कोठरी, है ना। ये कोठार का मतलब क्या हुआ? कोठरी। कोठरी कोठी बोलते हैं ना, कोठी, तो उसी को क्या कहता है? कोठरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कोठरी का शुद्ध होता है कोठार। क्या होता है? हाँ, धान कोठार का मतलब धान रखने के लिए कोठी, है ना। ये 2 कतारों में 6 और 6 संख्या में था, यानी कि इस कोठी को जो है सो कैसे रखा गया था? कतारों में 6-6 करके। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लाइन बना करके, है कि नहीं। एक लाइन में 6 गो और एक लाइन में 6 गो कोठार रखा गया था। ये धान्य कठोर जो था, धान कोठार कठोर बोला जा रहा है, धान कोठार जो था वह पक्की ईंटों के मजबूत चबूतरों पर था। मतलब मिट्टी पर नहीं था डायरेक्ट, वो जो है पक्की ईंटों से बना चबूतरा पर जो है सो इस कोठार को रखा गया था। एवं अब जो है कहता है कि प्रत्येक के आकार 15.23 मीटर और चौड़ाई जो है 6.9 मीटर। मतलब कुछ यहाँ से स्पष्ट हुआ। तो 15.23 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो थी वो 6.9 मीटर क्या चीज़ की? कोठार धान के कोठार की, यानी कि धान के कोठी की लंबाई थी 15.23 मीटर और चौड़ाई थी 6.09 मीटर। चौड़ाई कितनी थी? 6.09 मीटर। इसके बाद है कि अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। ये जो अन्नागार, अन्न वाला जो रखने वाला जो मकान बनाया गया था, उसमें आपको हवा जाने का भी द्वार था। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए देखिएगा कि कोल्ड ये जो होता है आपको कोल्ड रूम जो होता है, ठंडा घर जिसको कहता है, तो ठंडा घर में, हाँ कोल्ड स्टोर, सही बात बताइए। तो कोल्ड स्टोर जो होता है उसमें, ठंडा घर जो होता है उसमें पंखा, पता नहीं एसी कूलर क्या सब चलता रहता है वहाँ पर, टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ पर चलाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात कर रहा है कि ये धान की कठोर था, कोठार था, वो 15.23 मीटर जो है लंबाई था, ठीक है, 6.09 मीटर जो उसकी चौड़ाई था। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। कहने का मतलब जो कोठार था वो बहुत ही अच्छे किस्म का था, उच्च कोटि का था। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईंटों के बारे में। किसके बारे में? ईंटों के बारे में। तो पहले बता दीजिए कि ईंट का अंग्रेजी क्या होता है? ब्रिक्स होता है, BRICK। क्या होता है? BRICK। ब्रिक मतलब ईंट होता है, ठीक है। ईंटें हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत व्यवस्था है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आप नगर नियोजन बहुत ही फेमस समझ करके पढ़े थे, उसके बाद आप स्नानागार के बारे में पढ़े, फिर अन्नागार के बारे में पढ़े, इसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ईंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि ईंट किस तरह से बनाया जाता था और इतना सुंदर कैसे मजबूत बनाया जाता था। तो देखिए ईंटें के बारे में समझिएगा। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत व्यवस्था थी, है ना। ईंट चतुर्भुजाकार होता था। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का ईंट किस आकार का होता था, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता का ईंट किस आकार का होता था? चतुर्भुजाकार का। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51.43 मीटर, 26.27 मीटर और 6.35 सेंटीमीटर है। देखिए 51.43 मीटर तो हो नहीं सकता है। 50 मीटर का मतलब समझते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। 50 मीटर का मतलब यहाँ से हो गया आपको जो है सो, वो जो पेड़ सब है ना, उतना मतलब थोड़ी नहीं ईंट होगा। 50 मीटर का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा यहाँ मिस्टेक से बोल दिए। 51.43 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि वो जो आपको ईंट था उसकी लंबाई कितनी थी? 51.43 मीटर। चौड़ाई कितना था? 26.27 मीटर, सॉरी 26.27 सेंटीमीटर, 26.27, यानी कि ये तीनों सेंटीमीटर में ही होगा। उसकी लंबाई कितनी थी? 51.43 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई कितनी थी? 26.27 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी थी? 6.35 सेंटीमीटर। बात कुछ समझ में आया? तो बताइए कि पक्की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? लंबाई थी 51 पक्की ईंटों की लंबाई जो थी 51 ये 15 सॉरी, ये ईंट की लंबाई 51.43 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको 26.27 उसकी चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई थी वो 6.35 सेंटीमीटर थी। बताइए कि पक्की ईंट की जो लंबाई थी वो 51.43
43 सेंटीमीटर थी और उसकी जो चौड़ाई थी वो 26.27 सेंटीमीटर थी और उसकी जो ऊंचाई होती थी वो आपको 6.35 सेंटीमीटर होती थी। बात समझ में आ गया। चलिए सामान्यतः 27.94 और गुने 13.97 और 6 गुने 3.5 सेंटीमीटर की ईंटें प्रयुक्त हुई थी। तो उल्लेखनीय बात यह है कि समकालीन मिस्र की सभ्यता की, कौन सी सभ्यता? मिस्र की अब देखिए मिस्र की सभ्यता चर्चा हुआ है हड़प्पा सभ्यता में ना, तो आपसे sir. पूछेगा क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो आप बोलेगा मिस्र की सभ्यता और बोलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता और कौन सी सभ्यता नहीं थी बताइए? प्रश्न पढ़े थे ना, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किसके समकालीन नहीं थी, बताइए। ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये जो है आपको ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन के सभ्यता के समकालीन थी और मेसोपोटामिया के समकालीन थी बिल्कुल, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए तो याद रखिएगा ये मिस्र की सभ्यता, यहाँ से आपको याद रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। पक्की ईंटों के स्थान पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, यानी कि पक्का ईंट जो अभी हम लोग लाल लाल यूज करते हैं उसके बदला में कैसे ईंट का यूज किया जाता था? मतलब मिट्टी से उसको पाथ दिया, फिर उसको धूप में सुखा दिया और वही ईंट का प्रयोग किया जाता था। और अभी भी वो ईंट मेरे पास अवेलेबल है, मिट्टी वाला। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद है पक्की ईंटों के स्थान पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया में यद्यपि पक्की ईंटों का प्रयोग होता था किंतु काफ़ी सीमित मात्रा में। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली थी। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नगर योजना की वर्तमान संदर्भ में उपादेयता बोलिए उपादेयता। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना आज हमारे लिए आश्चर्यजनक विषय है। आज से 4.5 वर्ष पहले के लोग नगर नियोजन के प्रति कितने जागरूक और निपुण थे। आज हम कितने भी प्रगतिशील और विकसित हो, मगर नगर योजना के अभाव में हमें प्रत्येक बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुंबई जैसा महानगर नगर नियोजन के अभाव में बाढ़ की स्थिति का सामना करता रहता है। यही हालात भारत के लगभग सभी 70% नगरों की कहानी है। ठीक है, तो नगरों की कहानी नहीं है, करता कि लगभग 70% जो है 70% नगर की है। ऐसे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हमें चाहिए कि इससे प्रेरणा लेकर नगरों का विकास इसी भांति किया जाए। कहता है कि आज से कितने वर्ष पूर्व की बात है सिंधु सभ्यता, और उसमें जो है सो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन अभी के समय में भले ही टेक्निकल का विकास हो गया है, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था और इतने सुकून जो है सो अब नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हमें चाहिए कि इससे प्रेरणा लेकर नगरों के विकास इसी भांति किया जाए। नालियों की व्यवस्था मेन होल के साथ इसी के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, सड़क व्यवस्था भी इसी अनुरूप की जानी चाहिए। यद्यपि हमने चंडीगढ़ और गांधीनगर में नगर नियोजन नीति अपनाई है, तो बताइए नगर नियोजन कहाँ कहाँ अपनाई गई है? चंडीगढ़ और गांधीनगर में। मगर आवश्यक है कि हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्रेरित होकर से प्रेरणा लेकर भारत के प्रत्येक शहर में उसी के अनुरूप नगर नियोजित करें। तो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के स्वरूप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा।